वेलकम बैक टू एग्जामशालास यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। आपने कुछ दिनों से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कभी ना कभी अपने द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कभी ना कभी ये चीज़ें आपने सुनी होगी। हम उसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली कहाँ पे हमें यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ पे पूरा टॉपिक हम 360 डिग्री उसको एनालिसिस करके कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी कंटेम्पररी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको जीएस 1 में सोशल इंपावरमेंट में आपको काम लगेगा। दूसरा है जीएस पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, जो धीरे धीरे इवोल्व हुआ है, जो इवोल्यूशन सिग्निफिकेंट एंड प्रोविजंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, वहां पे आपको काम लगेगा। जीएस पेपर 3 लैंड रिफॉर्म में भी आपको ये कहीं ना कहीं काम लग जाएगा। हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आजकल जो कुछ चीजें आपको देश में दिख रही थी, कुछ हमारे लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर के बयान, या फिर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्रीमान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनसे कुछ आपको ये ऐसी कुछ चीजें आपको बार बार कहीं ना कहीं नजर में आ रही होगी। आपको ऐसी घटनाएं हमारे देश में कहीं ना कहीं आपको, अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल रही होगी। आपको कहीं ना कहीं ये मिल रहा है कि जज हैव टू फेस अ इलेक्शन और अ पब्लिक स्क्रूटिनी लाइक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा हमारे रिज्जू जी साहब या फिर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बयान आने लगे थे। तो हर चीज एक जगह पे आके रुकती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा था देश में? ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली जो उसके हम बेस में जाए, उसके अगर जेनेसिस में जाए, तो एक संविधान में फंडामेंटल राइट थे हमारे पास, जो 6 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। ऑल द जो चीजें थी वो एक जगह पे आके रुकती है कि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ जो जो वर्ड है सोशलिज्म। राइट, आपको पता है कि देश को एक सोशलिस्टिक कंट्री बोला गया है। राइट, सोशलिज्म ज्यादा मेन है। और ये कैसे, क्यों, किस तरीके से, उसको देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। समझ में आएगा कि पूरी तरीके से हम उसको एनालिसिस करके किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहाँ पे इवोल्व हुआ धीरे धीरे, उसको समझने की कोशिश करें। पूरी जो प्रॉब्लम जो शुरुआत से ही हमारे देश में आने लगी कि एक तरफ हमारे देश में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, शुरुआती प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उसको एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना था, दूसरी तरफ थे हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहता है कि देश में एक समाजवादी देश होना चाहिए, एक सोशलिस्टिक देश होना चाहिए। बट आपको पता है कि डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है, पार्ट 4 में दिया हुआ डीपीएसपी और नॉन इन्फोर्सेबल है, जबकि फंडामेंटल राइट वो इन्फोर्सेबल है और जस्टिकेबल है। आपको डीपीएसपी के बेसिस पे आप कहीं पे भी कोर्ट में जाके वहां पे आपका क्लेम नहीं दे सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हो तो आप बकायदा उसमें क्लेम कर सकते हो। एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल स्पेसिफिक है और डीपीएसपी पूरी सोसाइटी के लिए। आपको पता है पार्ट 4 जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल तीनों तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। जिसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आपको कहता है कि समाज में एक जैसा होना चाहिए, सारी चीजें एक जैसी रहे, तबकि हमारे फंडामेंटल राइट वो ज्यादा इंडिविजुअल स्पेसिफिक। दोनों में से जो चीजें जो आती है सामने वो कॉन्ट्राडिक्शन से आती है। जो फंडामेंटल हमारे जो संविधान में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा आर्टिकल 368 कहता है कि एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। आप कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हमारे पास एक और राइट है जो फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट ऐसा कहता है कि लॉ इन कंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। ऐसे ऐसे कोई भी कानून को आप बदल नहीं सकते हो जो कानून फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट, मतलब कि असंगत हो। अभी यहां पे कॉन्फ्लिक्ट बॉइल डाउन होते हैं। अगर 368 को अगर माना जाए तो भारत के पास हमारी एक संसद है, और संसद की अगर माना जाए तो संसद तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे। राइट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास होती है सरकारों के पास, और मेजोरिटी सरकारों के पास होगी तो हर कॉन्स्टिट्यूशन को, हर चीज को बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट उस चीज को इंटरप्रेट करने के लिए सक्षम है। आर्टिकल 13 हमें कहता है कि हर चीज की व्याख्या करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे संविधान में कि एक तरफ आर्टिकल 368, एक तरफ आर्टिकल 13,
जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट वो हमारे संसद के हमारे संविधान के पार्ट 20 में दिया गया है, और जबकि ये एक तरीके से पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट का एक हो चुका है, तो हम इसे किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकते। इन चीजों के बेसिस पे कुछ जो संविधान में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसके बेसिस पे अगर सोल्व करना है एक तरफ दोनों चीजें जो शुरुआत से ही हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएस की बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होने लगे थे। आप सोचिए अगर 368 और राइट टू प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है और 368 भी हमारे पास है, राइट, और 13 भी हमारे पास है, तो डेवलपमेंट के लिए हमारे गवर्नमेंट को वो जगह ही नहीं मिल पाएगी, राइट, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा। इसके बेसिस पे शुरुआत में देश में जब आजादी मिली तभी से ये चीजें चलने लगी थी, ये सारी चीजें आने लगी थी कि भाई अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 है, और अगर आर्टिकल 13 अगर हमारे पास है तो हम उसको कभी भी बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट होंगे, और जो राइट टू प्रॉपर्टी हो वो आर्टिकल 31 में दिया गया था। शुरुआत से ही देश में ये कंट्रोवर्सीज घर करने लगी थी कि अगर भाई हमें अगर सोशलिस्टिक एजेंडा अगर अपनाना है तो हमें ऐसे अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हमें लेकर आना है, लैंड लेकर आना है, बुलेट लेकर आना है, ट्रेन लेकर आनी है, अगर हमें एयरपोर्ट बनाने हैं तो हमें लैंड चाहिए होगी। लेकिन लैंड था फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 31 में था, और एक तरफ सोशलिस्टिक एजेंडा। शुरुआत से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस कंसर्न में, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उस कंसर्न में थे कि भाई किस तरीके से फंडामेंटल राइट को ज्यादा हम उसे प्राधान्य दे या फिर डीपीएसपी को। इससे एक चीज हमारे सामने एक निकल के आती है कि क्या देश की पार्लियामेंट वो सर्वोपरि है? क्या देश की पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है? अनलिमिटेड पावर इन द व्हाट सेंस? क्या अनलिमिटेड पावर है हमारे देश की पार्लियामेंट के पास? क्या वो जो चाहे वो कर सकती है? जो चीजें वो चाहे उस चीज को क्या वो अमेंड कर सकती है? क्या उसको चेंज कर सकती है? हर चीजों को अपने तरीके से चेंज करने की पावर क्या वो हमारी पार्लियामेंट में है? क्या पार्लियामेंट के पास हर चीज वो चेंज कर सकते हैं या फिर इनहेरेंट कुछ लिमिटेशंस है? क्योंकि देखो दोस्तों, अगर देश में अगर मेजोरिटी की पावर चलती है, मेजोरिटी की सत्ता अगर चलती है तो मेजोरिटी कुछ भी कर सकती है। वो आपने डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर 50 गधे एक तरफ, 51 गधे अगर एक तरफ खड़े हो जाए तो उस देश का राष्ट्रगान तो ढेचू ढेचू ही बनेगा, राइट। क्योंकि क्या होगा कि 51 में से 51 लोग एक तरीके के बन चुके हैं, और वो 51 मिल चुके हैं वो तो एक जैसा ही करेंगे। जो 49 का बात है कभी नहीं मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या चेंज कर सकती है ये मेजोरिटी? क्या गवर्नमेंट जो संसद में बैठी है वो अल्टीमेटली जो अपने मन में आए वो कर सकती है? ये शुरुआत से हमारे देश में था, क्योंकि फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, और उसको चेंज करने की बातें हमेशा से आ रही थी। क्या राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज किया जाए? क्या राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया जाए? लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 13 कहता है। और आर्टिकल 368 एक तरफ कहता है कि भाई अमेंडमेंट कोई भी हो आप बदल सकते हो। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, क्या हमारे देश में क्या सुप्रीम है? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या फिर हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या पार्लियामेंट जो मन में आए वो चेंज कर सकती है? क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो सर्वोपरि है और हमारे संसद को उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मानना पड़ेगा क्या? शुरुआत में देखिए ये इशू जो है हमेशा से वो न्यूज में रहा। देश में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उसमें यही चीज सामने आने लगी कि आर्टिकल 13 में जो कहते हैं कि भाई कुछ भी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट विल बी टेकन एज अ वॉइड। और दूसरी तरफ आर्टिकल 316 कहता है कि भाई आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहां पे दिखा होगा कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो इसी मुद्दे को वो लेकर चले जाते हैं हमारी संसद कि भाई लॉ का मतलब क्या है। अगर लॉ का मतलब आप देखने जाओ तो आर्टिकल 13 में 13 में बताया गया कि लॉ मतलब क्या। लॉ मतलब क्या? तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, कस्टम, ये सारी चीजों को आप लॉ कह पाओगे। राइट, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पॉज करके एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि इन सारी चीजों को लॉ कहा जाएगा जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दिया गया है। तो ये चीजें अगर लॉ है तो क्या अमेंडमेंट लॉ है? क्या अमेंडमेंट को लॉ कहा जाएगा? यहां पे तो अमेंडमेंट कहीं लिखा ही नहीं है, यहां पे कहीं अमेंडमेंट लिखा नहीं गया। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को खींचा जा सकता है या फिर उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है? फंडामेंटल राइट को क्या हम वापस से उसको
उसको नल एंड वॉइड कर दे, क्योंकि अमेंडमेंट तो इसमें लिखा नहीं है। लॉ को सिर्फ ऐसा ही क्या है, लॉ को सिर्फ इसी तरीके से बोला गया है। शुरुआत में जब ये इशू हमारे देश में धीरे धीरे बॉइल्स डाउन हुआ आजादी के कुछ ही दिनों में, क्योंकि एक तरफ सोशलिस्टिक एजेंडा, एक तरफ देश को डेवलपमेंट करना और दूसरी तरफ लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए या फिर डीपीएसपी को प्रोटेक्ट किया जाए। डीपीएसपी को प्रोटेक्ट किया जाए अगर आप करते हो तो लोगों के फंडामेंटल राइट, माना कि उस तरफ उस वक्त क्या था, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। राइट, तो क्या आर्टिकल 31 को हम निकाल सकते हैं? क्योंकि आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है वो तो ऐसा कहता है कि यस एनीथिंग कैन बी अमेंडेड, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। व्हाई? क्योंकि भाई लॉ इन कंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट विल बी टेकन एज अ वॉइड। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आपने पढ़ा होगा, तो उसी से एक मुद्दा वहां पे एक गरमाने लगता है। तो क्या आर्टिकल 13 क्लोज 3 के अंतर्गत अमेंडमेंट की बात की गई है? अमेंडमेंट लॉ है क्या? तो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है अमेंडमेंट लॉ है क्या। अब पार्लियामेंट, इसका मतलब कि किसी भी चीज को अमेंड कर सकती है, और किसी भी चीज को अमेंड करके वो आपके फंडामेंटल राइट को भी खींच सकती है। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होता है। लेकिन रुकिए, आपको और मुझे इंटरप्रिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको और मुझे इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह काम तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पार्लियामेंट को अगर दिया जाए तो वो हर फंडामेंटल राइट को निकाल दे, हमारे हर फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो जाए और सारे फंडामेंटल राइट को निकाल दे। जितने भी हमें 6 फंडामेंटल राइट आज की तारीख में अवेलेबल है वो भी निकल जाए। बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है दोस्तों, ये समझिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, ये हम वाज कहते हैं उस वक्त, और इस वक्त भी फंडामेंटल राइट की बात नहीं है, ओनली राइट टू प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ये पूरे फंडामेंटल राइट की बात है। तो क्या पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है कि वो हर राइट को वापस खींच सकती है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। राइट, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? क्योंकि देखो, इन लोगों की कंसर्न भी जेन्युइन थी। जो हमारे कैबिनेट, पहली कैबिनेट थी, उनकी बात भी जेन्युइन थी कि भाई उनको देश का डेवलपमेंट करना है, तो देश का डेवलपमेंट कैसे करें? अगर आप फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ऐसा बोलोगे कि राइट टू प्रॉपर्टी है, तो उन्हें कहां से वो बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाएंगे, एम्स बनाएंगे, कहां से वो सोशलिस्टिक एजेंडा को जो डीपीएसपी में दिया गया है उसको पार करेंगे, कैसे करेंगे? राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी को निकालना था फंडामेंटल राइट से, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सोशलिस्टिक एजेंडा को सर कर पाए। लेकिन फंडामेंटल राइट होने के बावजूद, होने के नाते आप राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल नहीं सकते थे। यह कंट्रोवर्सी शुरुआत से ही चलने लगी थी। अब वहां पे एक चीज आती है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इंटरप्रेट करती है इस चीज को। अगर सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आप देखने जाओ दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड अपने अपने चश्मे के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने देखा। शुरुआत में जो हमारे लॉ मेकर्स जो थे, शुरुआत में जो हमारे संसद में बैठे थे, वो दैट वाज आवर फ्रीडम फाइटर। सुप्रीम कोर्ट को पता था कि भाई ये कुछ भी कर ले, देश के साथ गलत तो नहीं करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत में एक स्टैंड लिया, और अच्छा खासा स्टैंड लिया। आप समझ पाओगे उस स्टैंड को। उस स्टैंड में उन्होंने बताया कि भाई देखो, आप, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कोई नहीं भाई, आप फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर सकते हो। और नैरो डेफिनेशन उन्होंने फंडामेंटल राइट की, मतलब कि लॉ की, उन्होंने आर्टिकल 13 क्लोज 3 के अंतर्गत लॉ की डेफिनेशन उन्होंने नैरोली परस्यूड की। लेकिन जैसे ही फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन वाज रिप्लेस्ड बाय द सेकंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन, जहां पे पॉलिटिशियंस संसद में बैठे हैं जो अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए बैठे थे, तो सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड बदल देगी। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट का जो अगर केस देखोगे, फ्रॉम शंकरी प्रसाद केस 1951 टू 1965 सज्जन सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट ने नैरो डेफिनेशन ली लॉ की और बताया कि अमेंडमेंट आर नॉट लॉ, यू कैन चेंज अ फंडामेंटल राइट। राइट, शुरुआत में ऐसा बोला कि भाई अमेंडमेंट आर नॉट लॉ, क्योंकि देखिएगा आर्टिकल 13 क्लोज 3 में क्या बोला है कि अमेंडमेंट को वहां पे ऐड ही नहीं किया गया है। लेकिन धीरे धीरे देश की स्थिति बिगड़ती है। धीरे धीरे देश में पॉलिटिशियंस जो है अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक एक एमपी के जो मत है वो मायने रखने लगते हैं। एक एमपी के मत से सरकारें गिरने लगती है। तब सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक के तौर पे सामने आती है। और उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ केस में, जब 1967 में जब गोलकनाथ केस हुआ, उसमें 6:5 के जजमेंट से उन्होंने जो पहले उन्होंने वर्डिक्ट दिया था उसको ओवररूड कर दिया, और फिर हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, हिस्टोरिकल बातें की कि भाई फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल।
फंडामेंटल राइट को आप किसी भी तौर पे अमेंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि उस फंडामेंटल राइट की गारंटी हमने ली है, हमने इन द सेंस सर्वोच्च न्यायालय ने ली है, सुप्रीम कोर्ट ने ली है। और इसके बेसिस पे उन्होंने बता दिया कि वे फंडामेंटल राइट को आप किसी भी तौर पे अमेंड नहीं कर सकते हो और ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। राइट, एवरीथिंग अभी बॉइल्स डाउन कि भाई पार्लियामेंट क्या करती है। पार्लियामेंट इन द सेंस उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो भाई हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इंदिरा गांधी ने वो चेंज करने की कोशिश की। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1971 में, और देखो पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पूरा गेम ही चेंज कर दिया और बता दिया कि भाई देखिए जो आर्टिकल 36, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 + 3 में है वो उन्होंने पहले ऐड किया और बता दिया। आप अगर उस चीज को अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 + 3 उन्होंने ऐड किया और बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट इसकी चीजें इसमें और इसकी चीजें इसमें कहीं पे भी लागू हो सकती नहीं, कहीं पे भी ये चीजें लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 + 3, आर्टिकल 368 + 3 ये दोनों ऐड किया और दोनों को ऐड करके उन्होंने बता दिया कि किसी भी तरीके से ना तो आर्टिकल 13 + 3 इसको लागू होगा, ना तो इसको ये 36 + 3 ना तो इसको लागू होगा। ऐसा करके इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट को उन्होंने अमेंडेबल बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई रुको, हम इसको हमारे चश्मे से देखते हैं, हमारे चश्मे से देखेंगे। और बहुत ही फेमस केस वहां पे होता है, आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे अपना चश्मा लेकर आता है, एक्सरे वाला चश्मा, और एक्सरे वाले चश्मा में बोला कि नहीं पार्लियामेंट आप बदल सकते, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, जाओ जो ठीक लगता है वो सारी चीजें बदल दो, आपको जो मन में आता है वो सारी चीजें बदल दो। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वहां पे चैलेंज किया गया और 13 बैच की जज बेटी उन्होंने माना कि हाँ संविधान को बदलने के लिए या फिर संविधान को किसी भी तरीके से बदलने के लिए पार्लियामेंट सर्वोपरि है और पार्लियामेंट कैन चेंज ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कुछ इनहेरेंट आपके पास क्या रहेगा, लिमिटेशंस, और वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या रहेगा। केशवानंद भारती केस 1937 केशवानंद भारती केस 1937, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई हाँ पार्लियामेंट कैन चेंज, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग दैट ही वांट, लेकिन कुछ इस चीजों के लिए एक्सेप्ट द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉर्नरस्टोन को उन्होंने क्या बताया, बेसिक स्ट्रक्चर। बोले कि आपको जो अमेंड करना है वो कर लो, जो चेंज करना है वो कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड मत कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाइएगा। सुप्रीम कोर्ट को पूछा गया कि हे सुप्रीम कोर्ट देवता ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुको मैं बताती हूँ। बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि रुके मैं बताता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर ये सारी चीजें शुरुआत में बताया। तो बोले कि ठीक है ये सारी चीजों के अलावा हम सब कुछ बदल दे। बोले कि हाँ बदल दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वापस से आती है, रुको अभी पार्टी बाकी है, जो जो चीजें मैं बताता हूँ वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने अराउंड उस वक्त 17 to 18 चीजें बता दी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट चालू है कि भाई देखो ये भी चीज, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, हर चीज को बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट बोले कि ये चेंज करते, बोले कि रुको मैं चश्मा पहन लूं, चश्मा पहन लगे एक्सरे वाला, अरे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, रहने दो कोई बात। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इस चीज को चलाते जा रहे। और आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे उन्होंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कहीं की नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, और हर चीज को ऐड किए जा रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हीरो साबित होकर आ गई। और हमारे और आपके जो संवैधानिक मूल्य है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। राइट, केशवानंद भारती केस के माध्यम से यह समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही सारी चीजें हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर एक घर है। राइट, एक घर है, यह बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपको जो भी बदलना है वो बदल लीजिए, जो भी आपको लगना है बदल लीजिए। आप समझ लीजिए ये घर है, घर में यहाँ पे बेड है और यहाँ पे आपका टेबल है, यहाँ पे आपका समझ लीजिए कि आपका डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सोफा पड़ा हुआ है। राइट, तो अंदर आपको जो बदलना है बदल दीजिए। आप इस सोफा को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, राइट, इस बेड को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए और इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, अंदर कुछ भी करें, लेकिन इस दीवालों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए।
ऐसा आसान शब्दों में आप समझ लीजिए ये बेसिक स्ट्रक्चर हो। लेकिन एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं, और ये हमेशा से सवालों में रहता है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर किसे बोला जाए। तो वो तो भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सरे वाला चश्मा होगा, उसी एक्सरे वाला चश्मा से जब जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, तब तब वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, राइट। इसी चीजों के बाद जो केशवानंद भारती केस जो है हमारे देश में वो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इसी को हमने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अब आज के तारीख में इस बेसिक स्ट्रक्चर का सरकार जो है, सरकार के कुछ हमारे मंत्री जो है वो उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। उस चीज को हम समझेंगे थ्रू आउट द टाइम पीरियड। आप बने रहिएगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो बिल्कुल हम इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, प्रिपरेशन जारी रखिएगा, मिलते हैं।